हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 8th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 जो संसाधन है रिसोर्सेज, आज उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। और आज इस चैप्टर में हम लोग नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन तथा जो अपना एक अलग चैप्टर कवर करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, आप जिस तरीके से इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं उस तरीके से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहे, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण बन करके आता है। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन जरूर आता होगा कि संसाधन किसको बोला जाता है, रिसोर्सेज है क्या, और इसको आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला डिस्कशन हम लोगों का इसी के ऊपर होगा कि संसाधन किसको कहा जाता है। अब अगर आप एक तरीके से देखिएगा तो आपको जैसे ही प्यास लगती है, आप पानी की तरफ भागते हो, ये एक संसाधन है। आपको कहीं भी जो भी वस्तु आपके उपयोग के लिए होता है या फिर जो आपके आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो संसाधन कहलाता है। तो अगर संसाधन का हम लोग सिंपल डिफिनेशन देंगे तो ये देंगे कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है संसाधन कहलाता है। मतलब हर एक वस्तु जिसका प्रयोग हम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर रहे हैं वो संसाधन है। जैसे कि अभी अगर हम इस पेन टैब से लिख रहे हैं तो ये एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। और ये पेन टैब आपके लिए भी एक संसाधन है, क्योंकि अगर मैं इस पेन टैब से आपको नहीं पढ़ाता तो हो सकता था कि आपको केवल नोट्स ही देखने पड़े, हम आपको इस तरीके से लिख करके जो है वो नहीं बता पाते। तो ये अपने आप में हमारे लिए और आपके दोनों के लिए संसाधन है। अगर मेरे पास ये लैपटॉप नहीं होता तो हम आपको नहीं पढ़ा पाते, इसलिए ये आपके लिए भी एक संसाधन और मेरे लिए भी एक संसाधन है। क्योंकि हो सकता है आप इस लैपटॉप से पढ़ रहे होंगे या फिर आप मोबाइल फोन से पढ़ रहे होंगे, तो ये दोनों हमारे लिए संसाधन है। मीन्स कि अगर पूरी तरीके से देखें तो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है वो हमारे लिए संसाधन होगा। अब अगर हम थोड़ा सा और देखें इसके ऊपर, तो आप प्यास लगने पर जल के पास जाते हैं। ठीक है, घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, और अगर आप देखिएगा तो वो भी आपके लिए एक संसाधन है, क्योंकि आप बल्ब का यूज कर रहे हैं किस काम के लिए, पढ़ाई के लिए। तो पढ़ाई में आपके लिए 2-3 चीज संसाधन बन के आता है, आपका कॉपी, आपका कलम। अगर आपका इंटरनेट भी है वो भी आपके लिए एक संसाधन है, क्योंकि वो भी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। ये सारी बातें हो गई बेसिक बातें। अब अगर हम लोग देखें इसके ऊपर, तो जो भी वस्तु जिसका आप उपयोग कर रहे हैं वो आपके लिए उपयोगी वस्तु है, और जो वस्तु की उपयोगिता होती है वही उसको एक संसाधन बनाती है। अगर इस पेन टैब को एक भिखारी को दे दिया जाए, वो इसको क्या करेगा, उसके लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन अगर इस पेन टैब को हम अपने पास रखते हैं तो ये एक मेरे लिए उपयोगी वस्तु है, और इसकी जो काम करने की क्षमता है वो इसको एक संसाधन बना रही है। बातें हो गई क्लियर। यहाँ पे जरा सा ऊपर आएंगे, अगर देखते हैं हम अगर इसको, तो इसका उपयोग जो होता है इसको मूल्य प्रदान करता है। जैसे अगर ये पेन टैब 15,000 रुपए का है, अगर ये पेन टैब 15,000 रुपए का है, तो इससे कुछ काम ऐसे भी है जो अगर इसमें हम एक जीरो और लगा दे तो उसमें अगर जो होने वाला होगा वो इसके साथ नहीं हो सकता है। तो 15,000 के पेन टैब से 1,50,000 का 1,50 लाख के पेन टैब का काम नहीं हो सकता है। एक चीज तो क्लियर है। तो जिस तरीके से इसकी उपयोगिता होती है उसी तरीके से इसका मूल्य निर्धारण होता है। जैसे अगर आप एक किलर का पेन खरीदते हैं तो उसका अप्रोक्स रेट 3,400 रुपीज होता है, लेकिन वही अगर आप एक स्पार्की का पेन खरीदते हैं तो उसका जो अप्रोक्स प्राइस होता है वो 1,500 रुपया होता है। तो इसके कपड़ा में और इसके कपड़ा में जो अंतर होता है वही इसके मूल्य का निर्धारण करता है। कहानी हो गया खत्म। अब थोड़ा सा और आते हैं ऊपर इसके। तो मूल्य का अर्थ जो होता है वो उसकी महत्वता होती है। और अगर इसके ऊपर थोड़ा सा और देखें हम लोग, तो कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर आप देखिएगा तो धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि मनोरंजन भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। यहाँ तक ये बातें क्या कहना चाहता है आपको, कि जब संसाधन बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो संसाधन की अगर आप बात कीजिएगा तो संसाधन मूल्यवान भी है ना, और संसाधन जो है उसका आर्थिक मूल्य है भी और कहीं किसी किसी का नहीं भी है। तो अगर धातु आप खरीदने के लिए जा रहे हैं, अगर आप सोना लेते हैं तो अभी 50,000 रुपए का चल रहा होता है सोना।
तो अगर आप सोना ले रहे हैं तो होते हैं तो ये ग्राम की बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये 50,000 रुपए का। ठीक है, कहानी हो गई यहाँ पे खत्म। अगर आप मनोरंजन भूदृश्य का अगर बात करें तो उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है। अगर एक मदारी आपको खेल दिखा रहा है तो उसको आप अपने खुशी से 10 रुपए दे रहे हो, ना कि उसके खेल का एक रेट होता है कि अगर हम एक बार खेल दिखाते हैं तो हम यहाँ पर आपसे 500 रुपए लेंगे। ऐसा कोई रेट फिक्स नहीं होता है। ये सारी बातें हैं। तो संसाधन का आर्थिक मूल्य होता भी है और नहीं भी होता है, लेकिन वो अपने आप में संसाधन जरूर होते हैं। अगर पेटेंट की बात करें हम लोग तो इसका तात्पर्य किसी विचरण अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से होता है। तो ये सारी बातें पेटेंट वाली बातें हैं। अगर कोई दादी के घरेलू नुस्खे होते हैं और तो उसका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता है। आप उसको जा करके बेच नहीं सकते हो कि ये जो है ये बोतल आप ले लीजिए 500 रुपए का, इससे आपके जो खांसी है वो ठीक हो जाएगी, तो इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। लेकिन अगर इस पे आपने लोगो लगाया, होल्ड टैग लगाया, ये सारी चीजें की, तो ये आपका पेटेंट हो जाएगा और आप इसको आसानी से बेच सकते हैं। तो कुछ पेटेंट वस्तुएं होती हैं। बातें यहाँ पे थोड़ी बेसिक है, यहाँ कुछ ज्यादा ये एग्जाम में ना तो आएंगे, ये केवल आपके माइंड को शार्प कर रहे हैं। बाकी जो ऊपर के टॉपिक्स थे वो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। अब मेन चीज एक और आता है, प्रौद्योगिकी किसको बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा। कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना, अगर उस वर्ड के ऊपर आपकी कमांड है तो आप मेंस को बहुत आसानी से लिख सकते हैं, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। प्रौद्योगिकी उसको बोलते हैं। तो प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। सपोज दैट एक मशीन बनता है, एक मशीन आपने बनाया, ये बाबा आदम के जमाने का था, जो 1 घंटे में केवल 10 वस्त्र निकाल सकता है। ठीक है, एक मशीन आपने बनाया, ये 2021 का है, 21वीं सदी का ये वस्त्र है। ये आपको 1 घंटे में 500 वस्त्र निकाल करके देता है। ठीक है, ये प्रौद्योगिकी हुआ, क्योंकि आपने इसको चेंज कर दिया। एक समय ऐसा था जब मशीन से 1 घंटे में पानी पटता था और 1 घंटे में वो 20 कट्ठा जो होता है ना, जिसको हम लोग 1 एकड़ बोलते हैं, 1 एकड़ बोलते हैं, ये 1 एकड़ पानी पटाता था। आज ये मशीन जो है वो केवल 30 मिनट में 1 एकड़ पानी पटाता है। ठीक है, 1 एकड़ पानी पटाता है। तो ये प्रौद्योगिकी हुआ। तो उसमें नए नए कौशल लाए जा रहे हैं, उसमें अलग अलग चीजें इन्वेंट की जा रही है, वो अपने आप में एक प्रौद्योगिकी है। तो अगर हम लोग देखें तो समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारण हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर आप देखिएगा, पहले टॉयलेट से जो वेस्टेज निकलते थे उसका उपयोग बहुत कम होता था। आज उस वेस्टेज का इस तरीके से यूज किया जाता है। पहले तो उससे आपके जो जैविक खाद है वो बनाए जाते हैं। अब ये क्या है, ये प्रौद्योगिकी है। तो प्रौद्योगिकी उसको क्या किया, एक वेस्टेज से उसको जो है उसके आर्थिक मूल्य का निर्धारण करवा दिया। आप एक बोरा अगर जैविक खरीदने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपको 400 रुपए देना पड़ता है, और इसी टॉयलेट के वेस्टेज को अगर आप फेंक देते तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो प्रौद्योगिकी जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे किसी चीज का मूल्य निर्धारण होते चला जाएगा। उस वेस्टेज को भी आप जो है वो अलग तरीके से उसका यूज कर सकते हैं, उसका आर्थिक मूल्य निर्धारण करके। सिंपल एक उदाहरण देते हैं, आपके घर में जो पॉलिथीन होता है उस पॉलिथीन का यूज 0 होता है, आप उसको कचरा फेंकने के लिए यूज करते हैं। आज प्रौद्योगिकी इतना डेवलप्ड हो चुका है कि उससे जो है वो पिच तैयार किया जाता है। वो एक ईंटे के समान पीस बैठाया जाता है, कुछ इस तरीके का राउंड वो पिच होता है, और एक दूसरे से बैठा करके एक सड़क का निर्माण किया जाता है, और पक्की सड़क से भी बराबर का होता है। ये सड़क बहुत दिन तक चलता है। तो प्रौद्योगिकी है ये। तो प्रौद्योगिकी ऐसा चीज है जो संसाधन में किसी चीज को परिवर्तित कर सकता है। सेम चीज ई वेस्टेज के लिए होता है। ई वेस्टेज की अगर बात करें हम लोग तो ई कचरा जिसको बोलते हैं हम लोग, ई कचरा जिसको आप बोलते हैं, इसका यूज क्या है, 0 है। दूसरे देश एक खराब प्रोडक्ट को अच्छा बना के हमारे देश में भेजते हैं और फिर 10 महीने या फिर 12 महीने 1 साल की बात करते हैं, इतना दिन चलने के बाद ये खराब हो जाता है। अब ये हमारे यहाँ जो यूज किया जाता है वो ई वेस्टेज के रूप में यूज किया जाता है।
लेकिन हमारे यहाँ अगर प्रौद्योगिकी तगड़ी होगी तो हम भी अपने यहाँ बनाए हुए जो प्रोडक्ट है उसको दोबारा से, ठीक है, रीप्रोड्यूस करके दूसरे देशों में भेजेंगे और वहां पे जो है इसको हम लोग उसका एक आर्थिक मूल्य निर्धारण कर पाएंगे। तो प्रौद्योगिकी ये चीज होती है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर संसाधनों के प्रकार की बात करें तो संसाधनें जो होती है ना वो दो तरीके की हो सकती है। पहला जो संसाधन है वो प्राकृतिक होगा, उसके बाद प्राकृतिक रूप से जो है वो तो संसाधन है ही। अब प्राकृतिक रूप से जो संसाधन आपको मिलते हैं वो प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से आपको दिखाई देंगे। तो सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है 3 वर्ग में, ठीक है। इसको 3 वर्ग में जो है वह विभाजित किया गया हुआ है। पहला प्राकृतिक हो गया, दूसरा मानव निर्मित हो गया और तीसरा मानव है। अगर आप बोलिएगा कि मानव एक संसाधन है, 100% सही बात है, क्योंकि मानव के कौशल को चेंज करके हम मानव से अलग अलग तरीके के काम करवा सकते हैं। इसलिए मानव भी अपने आप में एक रिसोर्स है, ठीक है। इसका उपयोग किया जा सकता है इसके स्किल को चेंज करके। अगर कौशल भारत योजना सरकार के द्वारा लाई जाती है तो इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि मानव जो अपने आप में रिसोर्स है उस रिसोर्सेज का यूज ऐसे किया जाए कि उसका एक इकोनॉमिकली उसका प्राइस फिक्स्ड हो सके। क्योंकि एक फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी जो नॉन स्किल्ड होता है वो एक दिन में 300 रुपए कमा सकता है, क्योंकि उसमें वो कौशल नहीं होता है, वो उस प्रौद्योगिकी का यूज नहीं कर पाता है जिससे वो उसका जो अपना एक आर्थिक मूल्य है उसको 600 रुपया कर सके। लेकिन कौशल भारत योजना इसलिए लाया गया कि उसके अंदर एक कौशल दिया जाए और वो 300 के बदले 600 रुपए कमा सके। तो मानव भी अपने आप में एक रिसोर्सेज है। अब धीरे धीरे तीनों रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं हम लोग कि प्राकृतिक रिसोर्सेज किसको कहा जाता है, प्राकृतिक संसाधन क्या है अपने आप में। तो जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं वो प्राकृतिक संसाधन होंगे। अब अगर हम आपसे बात करें 1 मिनट के लिए कि भाई साहब हमारे पास हवा है और इस हवा का यूज हमको श्वास लेने के लिए करना है, आप इसमें क्या चेंजेस करोगे? आई थिंक नथिंग, यू हैवंट नीड टू चेंज एनीथिंग फॉर इट। आप इसके लिए कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक इस तरीके का बनाया हुआ प्राकृतिक संसाधन है जिसमें आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर हम बोलेंगे कि इस हवा का यूज आप पवन चक्की के लिए करें, आप इसका यूज पवन चक्की के लिए करें, आप इसमें क्या चेंजेस कर सकते हो? कुछ नहीं। तो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उसमें बिना अधिक संशोधन के, ठीक है ना, हम उसका उपयोग कर पाते हैं, वो रिसोर्सेज हमारे लिए कहलाते हैं। हाँ, कुछ जगहों पर चेंज करने की जरूरत होती है, जैसे अगर नदी बह रही है तो इसके जल को आप थोड़ा सा चेंज करके इससे आप क्या कर सकते हैं, तो आप इससे जो है वो ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इस पवन में थोड़ा सा चेंज करके आप ये जो है पवन चक्की लगा के इससे आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। मृदा में थोड़ा सा चेंज करके आप उससे जो है वो ज्यादा मात्रा में कृषि का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सारे थोड़े से चेंज करने की जरूरत है। लेकिन इसमें भी अगर आपसे हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधन तो ये हो गया, और प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय दोनों चीजों में बांटा जा सकता है। तो नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन वो है जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसको प्राप्त करने में बहुत समय लगता है, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो शीघ्रता से नवीकृत और पुनः पूरित किया जा सकता है उसको हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। अब क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले रहते हैं, और जगहों की तरह कमेंट बॉक्स तो बंद है नहीं यहाँ पे। तो क्वेश्चन भड़भड़ा के एकदम आते हैं हमारे यहाँ कमेंट बॉक्स में कि भाई साहब नवीकरणीय संसाधन तो जल भी है, लेकिन इसके यूज पे इतना ज्यादा बाउंडेशन क्यों है? अब आपको बताते हैं कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से भरा हुआ है, 1/4 पे जमीन है। इस 3/4 में से अगर देखिएगा तो केवल 1% पानी जो है वो जो इसको बोला जाता है ना अलवणीय है ये, ठीक है, केवल 1% पानी। अब 1% पानी से पूरे पृथ्वी को पानी सप्लाई करना होता है जो पीने लायक होता है। अब आप कैसे बोल सकते हैं कि मतलब अगर पूरे पृथ्वी पर पानी 100% है तो 99% लवणीय है, केवल 1% पानी हम पी सकते हैं, तो क्यों नहीं पानी की कमी है? इसलिए प्राकृतिक में जल नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी ये जो है एक सीमित संसाधन है। कहानी खत्म है यहां तक। अब
अगर हम लोग देखें अनवीकरणीय संसाधन के बारे में, तो इसका जो अनवीकरणीय संसाधन जिनका भंडारण सीमित होता है, ये बहुत सीमित मात्रा में, जैसे अगर झारखंड से आप कोयला लेते हैं, झारखंड से अगर आप कोयला ले रहे हैं तो कोयला के खदान को आप बहुत दिन तक नहीं खोद सकते हैं, उसका एक लिमिट होगा। आप उतना दिन तक खोदने के बाद वहां से कोयले खत्म हो जाएंगे। फिर एक समय आएगा जब वेस्टेज जो जीव जो होते हैं, जब वो दबते हैं पृथ्वी में, तो वहां से इस तरीके के चीजों का निर्माण होता है। पेड़ जो है पृथ्वी के अंदर दबते हैं और वहां से इस तरीके के अनवीकरणीय संसाधन आपके सामने मिलेंगे, जिसमें पेट्रोल भी शामिल होता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बाकी ये सारे चीज क्लियर है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। तो अगर हम लोग देखें तो मानव निर्मित जो संसाधन होते हैं, अब उसके ऊपर आते हैं, ये अपना थर्ड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है। और तीसरा, मानव अपने आप में एक संसाधन है। तो प्राकृतिक, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाता है जब उनका मूल्य बदल दिया जाता है। तो मानव निर्मित संसाधन अगर आप देखिएगा, इसको जरा सा चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग क्या करते हैं, उसको पुल बनाने के लिए, मशीन बनाने के लिए और वाहन बनाने के लिए करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन कहे जाते हैं। और इसमें प्रौद्योगिकी अपनी सबसे अहम भूमिका निभाती है। तो प्रौद्योगिकी किसी भी चीज को संसाधन बना सकती है। सेम अगर हम एक पुल बनाने के लिए सीमेंट का उपयोग करते हैं और एक पुल बनता है, अगर एक फ्लाईओवर बनता है, तो ये एक मानव निर्मित संसाधन है। लेकिन है ये एक संसाधन ही, क्योंकि यहाँ से आप अपने गाड़ी को आसानी से जाम के बिना डायरेक्ट दिल्ली से लेकर के और आगरा पहुंचा सकते हैं। तो ये मानव निर्मित संसाधन है, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन ये जो है, इसको जो चीजें हैं जो प्राकृतिक रूप में अवेलेबल है, उसका उपयोग करके मानव के द्वारा बनाया गया हुआ, इसलिए ये मानव निर्मित संसाधन है। बाकी आ गए हम लोग मानव संसाधन के रूप में अगर बात कीजिएगा आप, तो मानव के अंदर जो संसाधन है, जब मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार के संसाधन होते हैं और लोग इसे मानव संसाधन बोलते हैं, क्योंकि उनके कौशल को जब हम चेंज करते हैं तो वो मानव संसाधन कहलाते हैं। तो अब यही चीज मैंने आपको पहले भी बताया है कि लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। और लोगों के कौशल को बढ़ाना, लोग अपने आप में एक संसाधन है, और जब लोगों के कौशल को हम बढ़ा देते हैं तो वो मानव संसाधन विकास कहलाता है। और कौशल विकास योजना कुछ इसी का एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाई देगा। अब संसाधन संरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसका उपयोग जो नवीकरणीय संसाधन है, अगर पहले तो सतत पोषी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें हम लोग, तो एक चीज ये होता है कि अगर आप आज पैदा लिए, सपोज दैट मैं जो है वो अगर 1997 में जन्म लेता हूं, तो क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने नहाने के लिए पर डे 20 लीटर पानी खत्म कर दूं? अपने पीने के लिए अगर मैं 7 लीटर पानी खत्म करता हूं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहाने के लिए मैं 20 लीटर पानी खत्म करता हूं, क्या यह सही है? मैं होली खेलते वक्त एक जो है वो अगर 10,000 लीटर पानी खत्म करता हूं, क्या यह सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप जिस रिसोर्सेज को अगले यूज के लिए संरक्षित रखते हैं, वो आपका सतत पोषी विकास कहलाता है। मतलब कि हम इस 20 लीटर पानी को जो रोज नहाने के लिए यूज करते हैं, इसको अगर हम 20 लीटर के बदले में अगर हम इसको 10 लीटर पर ला दे, तो ये एक सतत पोषणीय विकास कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे में कोई चीज सोच रहे हैं कि हमारे 20 लीटर पानी में से अगर हम 10 लीटर पानी कम करते हैं, तो आने वाले समय जो होगा, इससे हम क्या करेंगे कि ये 10 लीटर पानी का जो कमी होगा, जो बचा हुआ रहेगा, ये हमारे आने वाली भविष्य की पीढ़ी इसको खत्म करेगी। यही चीज सस्टेनेबल कहलाता है। तो अगर हम इसको संतुलन बना करके जब संसाधन का उपयोग करते हैं, तो वो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अगर हम संसाधन संरक्षण की बात करें, तो संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। बहुत बेसिक बातें हैं, ये जानने जरूरी है। संसाधन संरक्षण किसको कहा जाता है? तो संसाधनों का, रिसोर्सेज का केयरफुल अगर आप यूज कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक आप उसका यूज कर रहे हैं, और उसको नवीकरणीय मतलब दोबारा से उसको बनने के लिए अगर समय दे रहे हैं, तो वो संसाधन संरक्षण कहला रहा है। लेकिन
अगर संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के संरक्षण के लिए संतुलन बना करके आप रख रहे हैं तो वो सतत पोषणीय विकास कहला रहा है। मतलब कि हम इस संसाधन को अगले पीढ़ी के लिए बचा करके भी रखेंगे, ये जो कहलाएगा वो सतत पोषणीय विकास कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। ये बातें क्लियर हो गई यहाँ पे। अब हम लोग अगर थोड़ा सा और देखेंगे तो सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है, क्योंकि अगर नवीकरणीय संसाधन में एक जल भी आता है, और जल का उपयोग अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रख के नहीं कीजिएगा तो हो सकता है कि ये एक समय में वाटर क्राइसिस लाएगा आपके लिए। तो इसलिए सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय होना चाहिए। साथ में पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। अगर आप देखिएगा तो पृथ्वी पर अलग विविध तरीके के जो लोग रहते हैं, जो जंतुएं रहती हैं, उनको संरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि जो आहार श्रृंखला होती है, अगर आप बात कीजिएगा आहार श्रृंखला की, तो ये आहार श्रृंखला जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो अगर आप जीवन को जो सभी पृथ्वी पर जितने भी जीवन है उसके विविधता को अगर आप संरक्षित नहीं कीजिएगा तो आहार श्रृंखला टूट जाएगा अपने आप में, और यह प्रकृति को अनबैलेंस कर देगा। इसलिए इसको जो है वो संरक्षित रखने की जरूरत है। बाकी अगर हम लोग देखें तो प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाना चाहिए। अगर ये सारे चीज हम करते हैं तो हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे। तो ये हमारा अपना एक चैप्टर था जो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 था, जो हमें संसाधन के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए चैप्टर नंबर 2, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत लंबे चैप्टर और बहुत अच्छी जानकारी के साथ वो आएगी। तो मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ क्लास 8 के ज्योग्राफी में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ग्लोबल लेवल पर, क्योंकि आज इस चैनल को आपके बिल्कुल सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा तो हम आने वाले समय में वो हर एक चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।